हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में आपने समझा कि किस तरह से टेक्सोनॉमी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तीन कंपोनेंट्स की हमने बात की थी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूँ एक क्वेश्चन के साथ में, जो कि स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा। आपने जब एनसीईआरटी को पढ़ा तो वहां पर आपको एक पैराग्राफ मिलता है जिसमें यह लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू is not because of the cells, or we can say the cells which make the tissue, but that property of tissue is due to the functioning of adjoining the cells. अब इसका मतलब एक बार आप समझिए उस पूरे पैराग्राफ में क्या समझाया गया है, क्योंकि ये जब आप पढ़ रहे हैं पैराग्राफ तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी समझने में। ये पैराग्राफ आपको कहता है कि जो टिश्यू है उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसका एक फंक्शन होगा, और वो फंक्शन, वो प्रॉपर्टी इस वजह से नहीं है कि उसके अंदर जो सेल्स हैं, जिन सेल्स ने मिलकर के टिश्यू को बनाया है, उन सेल्स की प्रॉपर्टी वही है, यानी कि उन सेल का फंक्शन है इसलिए ये टिश्यू का फंक्शन है, ऐसा नहीं। क्या है कि जो टिश्यू का फंक्शन है यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसलिए ऐसी है क्योंकि सारी सेल्स जिन्होंने उसको बनाया उन्होंने मिलकर के एक काम किया है, और मिलकर के उनके काम से वो प्रॉपर्टी निकल करके आई है। यानी कि उनके अंदर जितनी भी सेल्स हैं, हर एक सेल का वो काम नहीं है, लेकिन सारी सेल्स के मिलकर के फिर वो काम निकल करके आया, एक फंक्शन निकल करके आया, वो प्रॉपर्टी निकल करके आई, जिस प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं उस टिश्यू की प्रॉपर्टी। सिमिलरली उसी के आगे लिखा हुआ है कि किसी सेल की जो प्रॉपर्टी होती है, किसी सेल का जो फंक्शन होता है, वो उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेल, एक सिंगल ऑर्गेनेल का फंक्शन नहीं है, जबकि जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स हैं उनके मिलने से जो वो कंबाइंड फॉर्म में एक फंक्शन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं मिलकर के, उसकी प्रॉपर्टी, उसका फंक्शन उस सेल का फंक्शन है, उस सेल की प्रॉपर्टी होती है। इस तरह के और क्वेश्चंस भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, कोई भी डिफिकल्टी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। ओके, नेक्स्ट अब हम वापस आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से लिखने जा रहा हूं टेक्सोनॉमी, क्योंकि हमने यही कल का जो लास्ट लेक्चर था उसको फिनिश किया था। सो गाइस, हम टेक्सोनॉमी पढ़ रहे थे। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं पहले। टेक्सोनॉमी में जाते ही हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज लेनी होती है, वो होती है टेक्सोनॉमी वर्ड सबसे पहले किसने दिया था। तो याद रखिए, टेक्सोनॉमी टर्म मतलब ये वर्ड was given by A.P.D. कैंडोले। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे, एपीडी कैंडोले। इन्होंने सबसे पहले ये टर्म टेक्सोनॉमी दिया था। अब यहां मैं आपके सामने दो इंपॉर्टेंट और नाम लेकर के आ रहा हूं। वैसे ये नाम हम फिर से लेंगे जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि वहां क्लासिफिकेशन की सारी बातें होती है। फिर भी जरूरी है क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो ये जरूरी है कि आपको पता हो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि बायोलॉजी को मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। याद रखिए, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये सब के बारे में आपको पता हो। सो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी है कौन? ये है एरिस्टोटल। आपने ये नाम सुना हुआ है। जो बच्चे 10th तक हिंदी मीडियम से रहे हैं वो मुझे अगर सुन रहे हैं तो आपने अरस्तु नाम जो सुना है, दैट इज एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो है उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, एंड ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ जूलॉजी। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी भी है एरिस्टोटल ही। सो एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। अगर हम बात करें फादर ऑफ बॉटनी, ये होते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने
इतने सालों पहले, जब कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जब हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते इस वर्ल्ड की, उस टाइम पे इन्होंने बायोलॉजी को, जूलॉजी को, बॉटनी को डिस्क्राइब किया, प्लांट्स को बताया, उनके बारे में क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इन्होंने ही दिया था, उसके बाद से स्टार्ट हुआ। और अब अगर हम कहें टर्म टैक्सोनॉमी किसने दी, तो एपीडी कैंडल ने। लेकिन अगर हमसे बोला जाए हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो याद रखिएगा नाम कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो है उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, या बहुत अच्छे से अगर हम इसको कहें तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, क्योंकि एक एंशिएंट टैक्सोनॉमी भी होती है और एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी होती है। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के लिए हम कहते हैं, तो नॉर्मली फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी लिखा हुआ है तो भी आपको कैरोलस लिनियस ही कहना है, और मॉडर्न टैक्सोनॉमी आ जाए तो ज्यादा करेक्ट होता है कैरोलस लिनियस। सो मुझे बताना तो आपको था टर्म और फादर कौन है टैक्सोनॉमी के, लेकिन उसको बताने से पहले जरूरी है ये, क्योंकि अभी आप नए 11th क्लास में आए, आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ जूलॉजी बॉटनी कौन है, बायोलॉजी फादर कौन है, किन्हें कहा जाता है। तो ये इनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। फादर हम कहीं पर भी अगर किसी टर्म से पहले हम कह देते हैं किसी ब्रांच के लिए फादर उनके, तो मतलब उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है उस ब्रांच के लिए। तो जैसे बायोलॉजी के लिए दिया, जूलॉजी बॉटनी, टैक्सोनॉमी में सबसे अच्छा, सबसे हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो रहा वो कैरोलस लिनियस का रहा। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को जो नेमिंग की है, साइंटिफिक नेम्स जिनको आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो कैरोलस लिनियस ने ही दिए थे। तो अब हमने कल स्टॉप किया था हमारे लेक्चर को किस जगह पे, जहां हमने कहा कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब हमको समझ में आ गया कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि जिस ऑर्गेनिज्म को हम नेमिंग देने जा रहे हैं क्या वो यूनिक है, नया है। आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ इस तरह का ऑर्गेनिज्म है। हर चीज अगर उसकी आइडेंटिफाई हो चुकी है, उनके बीच हमने कैरेक्टर्स कुछ देख लिए हैं, अब उसका आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर। सो नॉमेनक्लेचर को अपने को समझना है। सबसे पहले मैंने कल आपको थोड़ा सा बता दिया था कि नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है, क्या है, फिर वापस से हम उस बात को एक बार दोहराते हैं। हमने कहा नॉमेनक्लेचर होता क्या है, नॉमेनक्लेचर इज द नेमिंग, ठीक है, हम कह देते हैं टू गिव अ साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेमिंग करना, साइंटिफिक नेम देना किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसको कहा जाता है उसकी नॉमेनक्लेचर। क्यों जरूरी है, क्या होता है, थोड़ा सा हमने कल एक एग्जांपल के साथ में बात की थी, फिर से मैं आज आपको दोहराता हूं। हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर बहुत सारे नाम होते हैं, जैसा कि हम देखते भी हैं, लेमन लैंग्वेज होती है जिसको नॉर्मली हम लोकल लैंग्वेज भी कह देते हैं, किसी एक जगह के रहने वाले लोग उसको किस भाषा में बोलते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे नाम हर ऑर्गेनिज्म के लिए, हर एक चीज के लिए बात करते हैं। मैंने कल एक एग्जांपल आपको आलू के लिए दिया था, पोटैटो के लिए, और साथ ही साथ लौकी के लिए भी मैंने एक एग्जांपल दिया था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं और आप देखते हैं हर तरह के सब्जी को, हर तरह के फ्रूट को, हर एक तरह के ऑर्गेनिज्म को हम अपनी लोकल लैंग्वेज में किसी नाम से जानते हैं। सेम स्टेट भी, एक अगर हम स्टेट की बात करें, केवल एक राजस्थान की बात करें, तो वहां पर भी ऐसा हो सकता है किसी एक चीज को दो या दो से ज्यादा नाम से जाने। जब हम पूरे इंडिया में जाएंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे नाम हो जाएंगे उसके, और अगर हम पूरे वर्ल्ड में जाएंगे तो हर कंट्री में उसको कोई नए नाम से जाना जाएगा। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये होती है कि अगर आप साइंटिफिक टर्म्स में बात कर रहे हैं, कल भी मैंने आपको बताया कि जब हम दो साइंटिस्ट बात कर रहे होते हैं, अगर दो साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कोई चीज को लेकर के, या एक साइंटिस्ट ने कोई वर्क करके दिखाया और उसका वर्क जो है वो दुनिया में पब्लिश हुआ है, अब बाकी की दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कैसे बता पाएंगे कि ये वर्क किस चीज के ऊपर हुआ, जबकि उनको नाम ही नहीं पता उसका। सपोज अगर इंडियन कोई साइंटिस्ट और साइंटिफिक नेम आज तक नहीं आए होते, इंडियन साइंटिस्ट ने कोई काम किया होता और उन्होंने लिख दिया होता कि इस नाम से ये हमने प्लांट लिया, अब उस नाम को बाकी कोई दूसरे कंट्री में जानते ही नहीं। ये होती है प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन यही था कि एक साइंटिफिक नेम हो, हर ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं,
सबको ऐसा एक नाम दिया जाए जिसको दुनिया में, खास करके साइंटिफिक वर्ल्ड में, सेम नाम से जाना जा सके। उसके लिए आता है नॉमेनक्लेचर। अब जब नॉमेनक्लेचर है तो उसके लॉज भी हैं, क्योंकि हमने कहा था यहाँ पे कि टैक्सोनॉमी का मतलब ही क्या होता है, कुछ नॉर्म्स है, कुछ लॉज है, कुछ रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करना है, उनकी स्टडी करनी, नेमिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। तो यहां नेमिंग नॉमेनक्लेचर के लिए भी इस तरह का एक नॉर्म बना हुआ है, ऐसे लॉज बने हुए हैं। सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे आपको लेकर के आया हूं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। What is binomial nomenclature? अगेन वर्ड स्टोरी है, मैंने आपको सबसे पहले कहा है, आपको ऐसे जब आपको कोई नया नाम सुनने को मिलेगा, आप उसको तोड़ के देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है। बायनॉमियल मींस, बाय मींस टू, नॉमियल मींस नेम। ऐसा नॉमेनक्लेचर, नेमिंग का एक ऐसा हम कह सकते हैं टाइप, जिसमें दो नाम से मिलकर के कोई एक नाम बनता है, उसे कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इस बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लीनियस ने, और इन्हीं को अपन कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हम कहेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस किया था, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, उन्हीं ने क्या किया था, इस बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को भी सबसे पहले दिया था। अब बात आती है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जिसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं, क्या ये सॉल्यूशन है इस चीज का, जो क्वेश्चन हमारे पास में आया था, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी, तो बिल्कुल यही एक सॉल्यूशन बना, और इसी से आज जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको नाम दिया गया है। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर को, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1751, और एक बुक थी जिसको उन्होंने उस समय में, जिसमें सबसे पहले बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, वो था फिलोसॉफिका बॉटनिक। फिलोसॉफिका बॉटनिक, जिसको बॉटनिका भी कहते हैं, बॉटनिक। जरूरी नहीं है आप ये नाम याद रखें, लेकिन एक इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास जरूरी है पता करना। कैरोलस लीनियस सबसे पहले 1751 में फिलोसॉफी बॉटनिक में ये बात बताई थी कि इस तरह से दो नेम्स को मिलकर के एक नाम दिया जा सकता है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, लेकिन उन्होंने सारे नाम कब और कैसे कंप्लीट किए, तो कैरोलस लीनियस ने, जिनको हम एब्रीविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, LIN भी लिख देते हैं, LINN भी लिख देते हैं। तो जब हम रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, वहां पे LIN या LINN लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब होता है लीनियस। तो हम कह रहे हैं लीनियस ने लिनियस ने प्लांट्स को किस बुक के अंदर बताया, यानी कि सबसे पहले लिनियस ने सारे प्लांट्स के बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को किस बुक के अंदर दिया, यहां से हमें कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक बुक का नाम मैं लिख रहा हूं, दैट इज स्पीशीज प्लेंटेरम। स्पीशीज प्लेंटेरम एक बुक है, लिनियस ने ये बुक लिखी थी, कैरोलस लीनियस ने, और उन्होंने इस बुक के अंदर प्लांट्स को, सारे प्लांट्स को नाम दिया, और ये नाम दिया था इन 1753, यानी 1753 के अंदर 1753 में उन्होंने क्या किया,
अपनी इस बुक स्पीशीज प्लैंटेरम के अंदर सारे प्लांट्स को बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम दे दिए थे, जबकि सारे एनिमल्स को इन्होंने लिनियस गेव scientific names to the animals in his book. बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे एक बुक है जिसके 10th एडिशन के अंदर 1758 में जाकर के ये बुक के अंदर एनिमल्स को नेमिंग दी गई थी, यानी कैरलस लिनियस ने प्लांट्स को इस बुक के अंदर 1753 में और एनिमल्स को सिस्टेमा नेचुरे में 1758 में कंप्लीट नेमिंग की थी, नाम दिए थे इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे प्लांट्स को। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कैरलस लिनियस का टैक्सोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है और इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो इन्होंने उस समय के, यानी कि आज के जितने प्रेजेंट प्लांट्स और एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वर नेम्ड बाय कैरलस लिनियस। तो इसलिए साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, कुछ रूल्स दिए, क्योंकि जब साइंटिफिक नेम दे रहे थे तो बहुत जरूरी था इन साइंटिफिक नेम्स को रूल देना, यानी कि एक रूल की फॉर्म में लेकर के आना, कुछ ऐसे लॉज बनाना जिनको फॉलो करके ये साइंटिफिक नेम रखे जा सकते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको एक बार में सारे साइंटिफिक नेम के जो रूल्स हैं वो बता देता हूं, उसके बाद में अपन लिख लेंगे एक बार में। सबसे पहला जो साइंटिफिक नेम को किस वे में क्या लिखना चाहिए, हमारे पास में एक एग्जाम्पल है साइंटिफिक नेम्स के लिए। अगर हम कहें, जैसे हम कुछ साइंटिफिक नेम्स जानते हैं, हम कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका, यानी कि मैंगो। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका किसको कहा जाता है? मैंगो को। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है क्या? पाइसम सटाइवम। अगर आप अपनी प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो प्रीवियस क्लासेस में, यानी कि 10th क्लास में, आपने पाइसम सटाइवम जो है उसे पढ़ लिया है पहले से। यानी कि हम कह रहे हैं पाइसम सटाइवम जो है वो आप जेनेटिक्स के अंदर, जिसको आपने गार्डन पी प्लांट भी बोला था और मेंडल के लिए आप इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो पाइसम सटाइवम जो होता है, जिसको हम पी प्लांट भी कह रहे हैं, इसका ये एक नेम है जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या है? इसका बॉटेनिकल नेम है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के भी ऐसे बहुत सारे नेम होते हैं। मैं यहां पर आपको सिंपली एक एग्जाम्पल की फॉर्म में सारे रूल को समझाने जा रहा हूं, उसको आप एक बार देखिएगा, ढंग से समझिएगा, फिर अपन एक एक पॉइंट को लिख लेंगे गाइस। तो ढंग से यहां पे आप समझने की बात है। अगर आप लिख रहे हैं तो फिलहाल आप केवल सुने, इस जगह पे आकर केवल सुने, उसके बाद मैं आपको सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा। फिलहाल सुनिएगा। क्या है ये? एक एग्जांपल है मैंजीफेरा इंडिका, इसी को देखिए अभी फिलहाल। अगर आप देख पा रहे हैं तो हमने यहाँ पे दो नाम लिखे हैं, एक मैंजीफेरा है और एक इंडिका है। यही है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, इसी को कहते हैं बायनॉमियल, क्योंकि दो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। नाउ द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा इंडिकेट्स जीनस और जेनेरिक नेम। जो पहला नाम है उसे हम कह देते हैं जीनस और उसी को बोलते हैं जेनेरिक नेम। याद करिए प्रीवियस लेक्चर्स में जीनस और स्पीशीज हमने नाम लिए थे। मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन के टाइम भी बताया था कि 97% से ज्यादा अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वो अगर प्रीवियसली पहले से प्रेजेंट जितना भी डेटा है उसमें से किसी से 97% से ज्यादा सिमिलर है, तो हम उसको एक कह देते हैं नई स्पीशीज नहीं होकर के वो पुरानी ही कोई स्पीशीज है जिससे भी वो 97 से ज्यादा सिमिलरिटी रखता है। 95 to 97% है तो हमने कहा था एक नई स्पीशीज है लेकिन जीनस सेम है, और 95% से कम है तो हमने कहा था एक नया जीनस है, नई स्पीशीज है। यहां वापस वो जीनस वर्ड आ रहा है, मैंजीफेरा, पाइसम, ये जो पहला पहला वर्ड है, दीज आर जीनस। जीनस को ही कहा जाता है जेनेरिक नेम। जबकि जो सेकंड नेम्स आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज इंडिका और सटाइवम, दीज आर स्पीशीज। स्पीशीज को हम क्या देते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट, यानी
जीनस का एक और नाम है जेनेरिक नेम, स्पीशीज का एक और नाम है स्पेसिफिक एपिथेट, क्योंकि वो स्पेसिफिक है। हर जीनस के लिए बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं, हम कैसे पहचानेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो वो स्पीशीज बताती है। सो स्पेसिफिक एपिथेट है। यहां पे पहली बात हमने कही, कोई भी नाम दो नाम से मिलकर के बनता है। पहला होता है एक जीनस, दूसरा होता है एक स्पीशीज। ये हो गई हमारा पहला रूल। सेकंड रूल है, सेकंड लॉ क्या कहता है हमारे को कि जो जीनस का फर्स्ट लेटर है, यहां पे एम है, पाइसम में पी है, सो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी रिटन इन कैपिटल। ठीक है, तो हमने एम भी कैपिटल लिखा है, हमने पी भी कैपिटल लिखा है। रिमेनिंग ऑल लेटर्स शुड बी इन स्मॉल। यानी कि यहां हम इस तरह से बोलेंगे कि फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस शुड बी कैपिटल एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज शुड बी स्मॉल। मैं आपको एक और तरह से कह रहा हूं, हम कह सकते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल, ऑल अदर लेटर्स शुड बी स्मॉल। ठीक है, जीनस और स्पीशीज की अब तक हम बात कर रहे हैं, तो सारे स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, दो बात यहां पे हम कर चुके हैं, दो लॉज हम समझ चुके हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, दो इंपॉर्टेंट फीचर्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम देख पा रहे हैं तो मैंने इन दोनों को अंडरलाइन किया है। अब ये भी एक फीचर है, ऐसा नहीं है कि मैं जैसे नॉमेनक्लेचर को अंडरलाइन कर रहा था या इनको कर रहा था इस वे में मैंने इसे अंडरलाइन किया, नहीं। ये भी एक रूल होता है। क्या रूल है? रूल ये कहता है कि अगर किसी साइंटिफिक नेम को हम टाइप कर रहे हैं टाइपिंग फॉर्म में, आप समझ पा रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर हम टाइप करते हैं, एमएस वर्ड के अंदर किसी भी जगह पे, अगर टाइपिंग फॉर्म में है या बुक्स में आप देख पा रहे हैं, टाइपिंग फॉर्म में अगर है ये साइंटिफिक नेम्स, तो ये होने चाहिए इटैलिक्स में। इटैलिक्स क्या होती है? आप देखते हैं एमएस वर्ड में ऊपर आई लिखा होता है, यू भी होता है अंडरलाइन के लिए, उससे पहले आई होता है, उससे पहले बी लिखा होता है बोल्ड, तो बीच में जो आई है वो इटैलिक्स के लिए होता है। जैसे आप इटैलिक्स करते हैं, जो भी लेटर्स आप लिख रखे हैं आप लोगों ने, वो लेटर थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, और कुछ भी नहीं होता है, केवल वो लेटर्स थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है इटैलिक्स। ठीक है, यहां हम क्या कह रहे हैं, अगर ये साइंटिफिक नेम्स हम टाइपिंग फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो इनको क्या होना चाहिए? They should be in italics. Otherwise, if they are handwritten, हम इसे हाथ से लिख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? They should be separately underlined. Separately underline का मतलब है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने जीनस और स्पीशीज को कंप्लीट एक लाइन लगा दी, मतलब इस जगह पे भी अगर मैं एक लाइन लगा देता, इस जगह पे भी मैंने लाइन बनाई होती, तो मैं गलत होता, क्योंकि जीनस को सेपरेटली और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? हमने कहा कि पहली चीज हमने बोली, देयर शुड बी टू नेम्स इन अ साइंटिफिक नेम, फर्स्ट शुड बी जीनस, सेकंड शुड बी स्पीशीज। फर्स्ट जीनस या फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस शुड बी इन कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज शुड बी इन स्मॉल, या हमने कहा कि ऑल अदर लेटर्स ऑफ द नेम शुड बी इन स्मॉल। अब थर्ड चीज हमने कही कि इफ द साइंटिफिक नेम इज रिटन इन अ टाइपिंग मैनर और इट इज टाइप्ड इन कंप्यूटर, देन इट शुड बी इन इटैलिक्स। अदरवाइज इफ द साइंटिफिक नेम इज हैंड रिटन, देन इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड, अलग अलग अंडरलाइन होना चाहिए। इसके अलावा चौथा एक और इंपॉर्टेंट रूल होता है जो हमें क्या कहता है कि द साइंटिफिक नेम शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज्ड होना चाहिए। लैटिन लैंग्वेज में क्यों बोल रहे हैं? लैटिनाइज्ड होने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज इज नाउ अ डेड लैंग्वेज। समझिएगा ढंग से, लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है वो लैंग्वेज जो अब किसी भी एक जगह पे जाकर के एक टाइम बाद में अगर बोली नहीं जाती, बोली मतलब उनका कोई स्पीकर नहीं होता है, अगर लोग बात नहीं कर सकते उस लैंग्वेज में, लेकिन उस लैंग्वेज में फिलहाल, क्योंकि पहले लिख दिए गए होंगे कई सारी जगह पे बुक्स में, तो वो लैंग्वेज आज भी मिलती है, लिखी हुई मिलती है, और आप कह सकते हैं कि पब्लिकेशंस में मिलेंगी, लेकिन बोली नहीं जाती है, फ्लुएंसी नहीं होती है, लोग आपस में बात नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है डेड लैंग्वेज। जैसे कि अगर आज हम संस्कृत की बात करें हमारे इंडिया में, तो आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे, हमारे इंडिया में साउथ में एक
ऐसा विलेज है जहां पे बोली जाती है। अदरवाइज आप देखिए पूरे इंडिया से संस्कृत बोलने के वे से गायब हो चुकी है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होली बुक्स जो हैं वो लिखी गई है संस्कृत के अंदर। संस्कृत से कई सारी दूसरी लैंग्वेजेस भी निकली है। सिमिलरली लैटिन से भी क्या है, बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं वर्ल्ड में आज यूज होने वाली लैंग्वेजेस हैं, बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं, वो निकली है लैटिन से। लेकिन लैटिन लैंग्वेज का आज कोई स्पोक पर्सन नहीं है, बोल नहीं सकते ढंग से उसे, या आपस में बात नहीं कर पाते हैं, तो वो एक डेड लैंग्वेज है। सो लैटिन के अंदर ये जो साइंटिफिक नेम है वो लिखा जाना चाहिए, ये भी एक रूल है। अगर लैटिन में नहीं लिखा गया है, वो किसी भी जगह पे है, चाहे वो इंडिया में कोई प्लांट मिला था, एनिमल मिला था, चाइना में मिला था, नेपाल में मिला था, भूटान में मिला था, किसी भी कोने में मिला हो दुनिया के, वो ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम जब मिलेगा तो वो लैटिन लैंग्वेज के अंदर चला जाएगा। जैसे हमने बोला इंडिका, इंडिया में ये स्पीशीज मिलती है, हम इसको इंडिका बोल देते हैं, तो इंडिका यहाँ पे क्या है, लैटिन। सो लैटिन लैंग्वेज में इनको कन्वर्ट कर देना होता है, क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूं। सपोज करिए कि कोई ऑर्गेनिज्म चाइना के अंदर डिस्कवर हुआ है, नया डिस्कवर हुआ है, उसको नेमिंग देनी है, और अगर वो लैटिन में नहीं, चाइना के अंदर ही, चाइनीज के अंदर दी जाती, या इंडिया में अगर कोई डिस्कवर हुआ और इंडियन लैंग्वेज के अंदर, हिंदी के अंदर उसे नाम दे दिया जाता है, या इस वे में जो हम लोग यूज करते हैं उस नाम में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि दुनिया के जो बाकी कंट्रीज के लोग हैं वो उन्हें सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे। आज अगर आप देखें, आप सिंपली एक लाइन चाइना की प्रोनाउंस करके देखिए, या दूसरी कंट्री के लोग जब इंडिया की कोई सिंगल एक लाइन भी प्रोनाउंस करते हैं तो वो वैसे नहीं कर पाते जैसे हम करते हैं, या हम समझते हैं कि सही होनी चाहिए। तो बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती। हर जगह पे ये निकल करके आता कि ये इस वे में होना चाहिए, इसको इस तरह से करना चाहिए। उन सबको दूर करने के लिए एक सिंपली रख दिया गया कि लैटिनाइज्ड भी ही होना चाहिए, उसे लैटिन लैंग्वेज में ही होना चाहिए। तो ये 4 रूल्स हमने मेनली बोले। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रूल होता है, वो कहता है कि किसी भी साइंटिफिक नेम के बाद, जीनस और स्पीशीज के बाद, साइंटिस्ट जिन्होंने उसे डिस्कवर किया है उनका नाम आना चाहिए, एंड दैट शुड बी इन द एब्रीविएटेड फॉर्म। कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है उनके नाम को, एब्रीविएटेड फॉर्म में भी लिख दिया वो ओके है। जैसे मैं अगर फिर से मैंजीफेरा इंडिका का करेक्ट नाम लिखूं, इस रूल को ऐड करते हुए, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मैंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, यहां पे समझने वाली बात क्या है, मैंने जीनस और स्पीशीज के बाद में तीसरा नाम जो लिखा है वो किसका है, वो नाम है एक साइंटिस्ट का, जिन्होंने उसको सबसे पहले नाम दिया। यहां पे कैरलस लीनियस थे। कैसे लिखा हमने उनके नाम को, कैपिटल लेटर में फर्स्ट उनका जो नाम है वो लिखा गया। कंप्लीट नाम ना लिखकर हमने लिनियस नहीं लिखा, कैरलस लीनियस नहीं लिखा, एक एब्रीविएटेड फॉर्म लिखा लिन। केवल एल भी लिखा मिलेगा आपको अगर आप बुक्स में जाएं, क्योंकि लिनियस बहुत हम कह सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, केवल एल भी लिख देते हैं। अदरवाइज दूसरे जो साइंटिस्ट होते हैं उनके 2-3 नाम लेटर्स जो है उनको लिखा जाता है, 3 लेटर्स कम से कम हम देखते हैं, उसके बाद एक डॉट लगा लिया जाता है और इसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं होता है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, एब्रीविएटेड फॉर्म, एंड इट शुड नॉट बी आइदर इटैलिक्स और इट शुड नॉट बी इन अंडरलाइन। ठीक है, ना तो इसे अंडरलाइन करेंगे, ना ही ये इटैलिक्स फॉर्म में होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान दें यहां पे। ओके, अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सबसे पहले ये 4 रूल्स क्या हैं, इन 4 लॉज जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अभी अभी हमने बोले, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम यहां पर आकर के लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करें आप लिखना। सबसे पहला फर्स्ट लॉ जो है वो हमें क्या कहता है कि द साइंटिफिक नेम शुड बी इन, पहला पॉइंट सीधा सीधा लिखें, साइंटिफिक नेम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप कंप्लीट लिखेंगे। द साइंटिफिक नेम शुड बी written in 2 words। 2 words होते हैं ये। The first word represents
जीनस, जीनस जिसका एक और नाम हमने बोला, और जेनेरिक नेम। द सेकेंड वर्ड represents the second word represents species name or specific epithet. ओके, तो याद रखना है आपको, the scientific name should be written in two words. The first word represents genus or the generic name. The second word represents species name or specific epithet. Okay, the second law, second binomial nomenclature का जो रूल है वो क्या कहता है हमको? सेकंड रूल बोलता है the first letter of genus should be capital. Similarly, first letter of species should be small. ठीक है, first letter of genus should be in capital and first letter of species should be in small. थर्ड हमने कहा था if the scientific name is in typed form, if it is in typed form, अगर वो टाइपिंग फॉर्म में है, टाइप फॉर्म में है, it should be in italics. या तो italics में होना चाहिए या उसको italics हम लिखने के बाद में, यानी ये टाइप करने के बाद italics कर दें तो italics फॉर्म में होगा. But if it is handwritten, then it should be, यानी अगर ये हैंड रिटन है तब क्या होगा? देन इट शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली. देन इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, अलग अलग इसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा. फोर्थ पॉइंट हमने क्या कहा था इंपॉर्टेंट? फोर्थ पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट ये कहा है कि the scientific name should be in Latin language or Latinized. डेरिवेटिव हो चाहे लैटिन का, वहां से निकला हुआ होना चाहिए. किसी भी जगह चाहे ओरिजिनेटेड हुआ हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नाम दे रहे हैं वो किसी भी दुनिया के किसी भी हम बात कर रहे हैं कंट्री के लिए हो सकता है, किसी भी कंट्री में वो इवॉल्व हुआ हो, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में ही दिया जाना चाहिए. मेन ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमने इसमें एक 5वां पॉइंट और ऐड किया, नेम ऑफ द साइंटिस्ट. Name of the scientist who gave the name, जिसने नाम दिया है, नॉमेनक्लेचर किया है, should be written after the species name.
स्पीशीज के नाम के बाद में क्या होना चाहिए, उस साइंटिस्ट जिन्होंने इसको सबसे पहले, उनका नाम है, तो जिन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया है उनका नाम, उन साइंटिस्ट का नाम सबसे लास्ट में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, हमने कहा आना चाहिए कैसे, एब्रीविएटेड फॉर्म में, इन एब्रीविएटेड फॉर्म। एब्रीविएशन आप जानते हैं क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म इस तरह से, जैसे हमने यहां पे लिखा LIN, एब्रीविएटेड फॉर्म, शुड नॉट इटलाइज्ड और अंडरलाइंड, ना तो उसे अंडरलाइन करना है ना ही इटैलिक्स में लेना है, जो साइंटिस्ट का नाम है उनको, एंड फर्स्ट लेटर should be in, फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, should be in capital. So guys, these are the rules which are formed by Carus Linnaeus in binomial nomenclature. इन्हें ही हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहीं से, इसी क्लास से ये आदत डाल देनी पड़ेगी कि हमें कभी भी अगर साइंटिफिक नेम लिखना पड़े तो हम उसे इसी वे में लिखें, यानी कि हमेशा हम क्या करें, हम साइंटिफिक नेम को तरीके से लिखें। आपको याद तो हो जाएगा, याद होने के बाद आप लिख भी लेंगे, लेकिन आप कई बार क्या करेंगे जल्दीबाजी में, अगर आपने पहले से इसे इस वे में लिखना नहीं स्टार्ट किया तो आप यहां पर स्मॉल लिख सकते हैं, यहां भी कैपिटल लिख सकते हैं, अंडरलाइन एक साथ कर देंगे, ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं। तो इसे अपनी हैबिट बना ले अभी से कि कोई भी साइंटिफिक नेम अगर आप लिखेंगे तो हमेशा जीनस और स्पीशीज में ध्यान देंगे, पहला लेटर जीनस का कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर्स जो होंगे स्पीशीज के भी और जीनस के भी बचे हुए सारे लेटर वो स्मॉल होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, आप हाथ से लिखेंगे तो उसे हमेशा क्या करें, अंडरलाइन करें सेपरेटली, कंप्लीट एक लाइन ना कर दें, जीनस के लिए लाइन अलग हो और स्पीशीज के लिए लाइन अलग हो। कोशिश करें, अगर उनके साइंटिस्ट का नाम आपको पता है तो आप इस तरह से एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखे, नहीं पता तो चलेगा, क्योंकि आप कॉपी में लिख रहे हैं तब तक ठीक है। अगर इसको रिसर्च पेपर में जब लिखना होता है, जब पब्लिकेशन होता है, रिसर्चेस होती है, रिसर्च पेपर में लिखना होता है, तो बहुत जरूरी होता है उनका साइंटिस्ट का नाम भी लिखना और उसको सही फॉर्म में लिखना। तो इसकी आप हैबिट डाल दें। ये हमारे पास में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स आज हमने डिस्कस किए। मैं इसमें कुछ रूल्स आपको और ऐड करके बता रहा हूं, आप वो पॉइंट्स लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं, इसी फॉर्म में ICBN, जिसको हमने कल डिस्कस किया था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN के भी कुछ रूल्स होते हैं। ICBN के क्या रूल्स हैं, ये 4 रूल्स ICBN भी फॉलो करता है। अगर हमने 5वां ये भी लिख दिया है तो 5 टोटल रूल्स ये तो फॉलो करते ही हैं। साथ ही साथ और भी कुछ रूल्स हैं जो ICBN फॉलो करता है। वो रूल्स क्या है एक बार में आप समझ लीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हमको ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर की भी बात करनी पड़ेगी, एक और नॉमेनक्लेचर होता है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन को भी समझेंगे अच्छे से। तो फिलहाल आप ये समझिए कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं, ये पांचों जो रूल्स हैं ये ICBN भी फॉलो करता है। अदर देन दैट ICBN में कुछ और रूल्स भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहला रूल ICBN का, इन 5 के अलावा छठा जिसको हम कह सकते हैं, ICBN कहता है कि द साइंटिफिक नेम शुड बी बिटवीन 3 to 14 लेटर्स। यहां पे कंप्लीट लेटर्स की बात नहीं की जा रही है, यहां पे कहते हैं या तो जीनस का नाम या स्पीशीज का नाम, यानी अगर हम जीनस लिख रहे हैं तो जीनस 3 से 14 लेटर के बीच में होना चाहिए। सिमिलरली स्पीशीज का नाम लिख रहे हैं तो स्पीशीज का नाम भी 3 से 14 लेटर्स के बीच ही होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए, जिसे बाद में 12 लेटर्स कर दिया गया, पहले 14 था ये, और इसे बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर जब ICBN का फाइनली आया तो इसे अब कंक्लूड करके ये मेंशन कर दिया जाता है कि either genus or species name should be between 3 to 12 letters, 3 से 12 लेटर्स के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो। ठीक है, लेकिन हमको कुछ और एक्सेप्शंस भी नाम यहां पे मिलते हैं, जैसे रिक्सिया पठानकोटेंसिस। पठानकोटेंसिस एक स्पीशीज है, अगर उसको हम देखें तो वो 12 लेटर्स से ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई नाम ICBN बनने से पहले ही आ चुके,
ध्यान से सुनिएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना ही नहीं है, उसने रूल्स ही नहीं बनाए, उससे पहले कोई नाम है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर कोई नाम ऐसा था जिसने ये रूल फॉलो नहीं किया लेकिन वो आईसीबीएन के बनने से भी पहले आ चुका था, तो उसे चेंज नहीं कर सकते, वो सेम रहेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चीज लिखवा भी दूंगा, ये पॉइंट्स मेंशन करवा देंगे, लिख देंगे अपन एक पॉइंट। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं एक और आईसीबीएन का पॉइंट। एक आईसीबीएन का एक और रूल होता है कि जो भी साइंटिफिक नेम होना चाहिए वो अगर पहले किसी साइंटिस्ट ने, हम कह सकते हैं, सही क्लासिफाई नहीं किया, उनको जीनस सही नहीं पहचान पाए उसका, तो उसको जो भी साइंटिस्ट करेक्ट करता है उन साइंटिस्ट का भी नाम और पुराने साइंटिस्ट का भी नाम अब नए वर्ड के साथ, नए साइंटिफिक नेम के साथ में लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं अगेन नेक्स्ट लेक्चर में हम लिखेंगे, ये मैं केवल एक डिस्कस कर रहा हूं, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे पर्टिकुलरली रिटन फॉर्म में अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये एक और हमने कहा कि साइंटिफिक नेम्स के लिए बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो पॉइंट्स थे, रूल्स थे, उनमें एडिशन होता है आईसीबीएन के कुछ रूल्स का। तो एक और जैसे हमने बात की, इस वे में जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं। आईसीबीएन में एक और रूल इंपॉर्टेंट जो आता है, जहां से कई बार आपको क्वेश्चन मिल जाता है, वो ये है कि आईसीबीएन बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए जिसको हम कहते हैं, वो कभी भी टॉटोनिम्स को फॉलो नहीं करता है। नाउ व्हाट इज टॉटोनिम? तो आप सुनते हैं नाजा नाजा, एक एनिमल है जिसको हम कोबरा कहते हैं, स्नेक, जिसको स्नेक का एक वैरायटी है कोबरा, उसका नाम होता है नाजा नाजा। नाजा जीनस है और नाजा ही स्पीशीज है। सिमिलरली रेटस रेटस, रैट को कहा जाता है, रैट का नाम है रेटस रेटस, रेटस जीनस है, रेटस ही स्पीशीज है, ठीक है। इस वे में जूलॉजी के अंदर एनिमल्स के लिए तो नाम दिए जा सकते हैं जिसमें जीनस और स्पीशीज सेम हो। अगर जीनस और स्पीशीज सेम हो उसे उसको कहा जाता है टॉटोनिम। सो हमने क्या कहा, जूलॉजी के अंदर तो टॉटोनिम पॉसिबल हैं, बट बॉटनी के अंदर यानी आईसीबीएन टॉटोनिम्स फॉलो नहीं करता है, यानी कोई भी प्लांट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम सेम हो। तो ये कुछ एडिशनल हमने रूल्स की बात की, 3 रूल्स एडिशनल बताए, ऐसे और भी कई सारे, लेकिन हमारे काम के ये 3 इंपॉर्टेंट और रूल्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आईसीबीएन के रूल्स में, रिटन लिखेंगे हम इसे। और जो एक और नेक्स्ट ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है, एक और नॉमेनक्लेचर जिसमें 3 नाम लिखे जाते हैं, फर्स्ट जीनस का नाम, सेकंड स्पीशीज का नाम, और उसके बाद आता है सब स्पीशीज। सो याद रखिए जीनस और स्पीशीज जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है यही फॉलो होता है नॉर्मली, लेकिन अगर किसी में वेराइटीज भी हैं, जैसे आप 10th क्लास से पढ़ के आए हैं गोभी के लिए, आपने पढ़ा कि एक वाइल्ड वेराइटी होती थी, वाइल्ड वेराइटी से कैबेज बना, कॉलीफ्लावर बना, हम क्या देते हैं नॉल कॉल बना, बहुत सारे इस तरह के ब्रोकली बने, ऐसे करके बहुत सारे टाइप के अलग अलग जो कैबेज है या हम जिसको गोभी बोलते हैं वो बन गई। अब क्योंकि स्पीशीज सेम है, ये अलग अलग वेराइटीज डेवलप हुई हैं, तो उन वेराइटीज को लिखने के लिए थर्ड नाम लिखना होता है उस वेराइटी का। ऐसी थर्ड नेम को हम बोलते हैं सब स्पीशीज, स्पीशीज के बाद सब स्पीशीज यानी वेराइटी का नेम, वो आता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, जिसे सबसे पहले प्रपोज किया था हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। नेक्स्ट लेक्चर इसी का होगा। फिलहाल बताने के लिए, क्योंकि आज हमने बहुत कम थोड़ा सा ही पार्ट लिखा है, तो थोड़ी इंफॉर्मेशन और आप लोगों तक आज पहुंचे। हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, इन्होंने ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में तीसरा नाम जो होता है वो सब स्पीशीज का होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया गोभी, जिसको बोलते हैं ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका जीनस है, ओलेरेशिया स्पीशीज है। लेकिन अगर हम इसमें आगे लिखें वैरायटी VAR.var और उसके आगे हम वैरायटी का नाम लिख दें, जैसे कैपिटेटा, जैसे बोट्राइटिस, अगर हमने कह दिया ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटेटा, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं कैबेज की। अगर हमने कहा ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्राइटिस, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉलीफ्लावर। इसी वे में अगर हमने कह दिया ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी इटैलिका, तो इटैलिका हम बोलते हैं किसे, ब्रोकली को। नॉल खॉल, नॉल खॉल होती है बटन गोभी, ठीक है। तो इस वे में जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेराइटीज डिफरेंट होती है, उनको ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम लिखते हैं।
तो ये सारी बात जितनी अभी हमने एडिशनल की, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे, जिससे कि आपके पास में रिटन फॉर्म में लेक्चर भी हो। साथ ही साथ हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, किस वे में क्लासिफिकेशन किया जाता है और किस वे में हम इस चैप्टर को आगे देखते हैं। तो आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहें, जिस भी तरह के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं आप कमेंट करें और मैं आपको उनका आंसर दूंगा। सो आई होप आपको आज का सब कुछ समझ में आ गया है। जो भी नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं।